ओम शांति। आबू रोड के शांतिवन के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, एक मुलाकात की आज की इस कड़ी में हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता शर्मा जी। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ का अनुभव कैसा लगता है? सच में ही जो नाम है वो साक्षात है। बहुत शांति मिलती है यहाँ आके, और यहाँ का जो अनुशासन है और सब कुछ जो देखने को मिलता है, मैं सोचती हूँ कि एक अभूतपूर्व ये संस्था है जिसने अपना इस तरह से यहाँ पूरे देश में क्या पूरे देश विदेशों में भी है। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ। पहली बार प्लेटिनम जुबली में आई थी तो मुझे बहुत शांति नज़र आई, और आज आई हूँ तो और ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है जी। क्योंकि आप राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष हैं, और अगर हम विमेन की आज बात करते हैं, उनकी जो सिचुएशंस है उनकी बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि भले मॉडर्नाइजेशन भी बहुत हो गया है, एजुकेशन को लेकर भी बहुत अवेयरनेस है, लेकिन स्टिल फिर भी वायलेंस है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी कुछ ऐसे केसेस देखने और सुनने को मिलते हैं जो कि हैरानी होती है, सरप्राइज होता है कि ये सब हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि महिला आज हर फील्ड में नाम कमा रही है जी। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पायलट हो, अब तो आर्मी में भी जा रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है जो महिला से अछूता रहा हो। बावजूद उसके जो हमारे गाँव की महिलाएं हैं, जिस पॉपुलेशन को हम देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो पॉपुलेशन में बहुत बड़ा ठहराव है, वो वहीं के वहीं है। लेकिन कई बार हम ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी एनजीओज भी इसके लिए आगे आई हैं, और ऐसे काफ़ी कठोर नियम भी बनाए जा रहे हैं हमारे कानून में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं सिचुएशंस थम नहीं रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण कुछ तो बेरोजगारी है, और आज के युवा पीढ़ी को कोई सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति, संस्कार और परंपराओं की बात करें तो वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जैसे मैं आपको ट्राइबल की जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, एससी की जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं हैं, इनके लिए सरकार ने बहुत आयाम दिए हैं, बशर्ते वो आयाम इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता तो वो बच्चे आज भी वंचित रह जाते हैं। स्कूल है लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं जाता, तो आफ्टर ऑल हम कौन से एजुकेशन की बात कर रहे हैं? सीएचसी पीएचसी हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ही अपॉइंट नहीं है, तो हम कौन सी हेल्थ की बात कर रहे हैं? तो मैं समझती हूँ कि जितनी स्कीम्स आई हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम्स हों, चाहे वो एजुकेशन के लिए स्कीम्स हों, वो हेल्थ के लिए स्कीम्स हों, उन सबको लागू करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये भी देखते हैं कि आजकल जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, जॉब भी करते हैं, और जो ससुराल वाले हैं वो भी एजुकेटेड हैं, लेकिन दोनों साइड देखते हैं हम, हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, डॉरी केसेस है, वायलेंस केसेस है। तो ऐसे में कौन जिम्मेवार है? कहाँ पे कमी है जो इतना एजुकेशन के बावजूद भी इस तरह के केसेस आते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जो फीमेल फिटिसाइड आपके यहाँ हो रहा है पूरे देश में, उसका एक कारण ये भी है कि अगर लड़की हुई तो कुछ दकियानूसी लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वंश कैसे चलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम डॉरी का इंतजाम कहाँ से करेंगे, हम इसकी सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे। तो ये जो बातें हैं, ये एजुकेशन, लिटरेसी और एजुकेशन में दोनों में बहुत फर्क है। हम लिटरेट तो कर देते हैं लेकिन एजुकेट नहीं करते। तो एजुकेट करना लिटरेसी से भी ज्यादा जरूरी है। मैं देखती हूँ हमारे घरों में भी नानी दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन बावजूद उसके जो उनकी एजुकेशन थी वो आज भी हमें याद है कि उन्होंने कितना हमको एजुकेट किया, किस तरह से मूव करना है, किस तरह से बात करनी है, तुम्हारे संस्कार क्या होने चाहिए, दोनों घरों की इज्जत कैसे रखनी चाहिए। तो ये बातें हमें इनके बीच में बैठ के ही मिलती। तो कहीं ना कहीं ये जो लैकिंग है हमारे इसमें सिस्टम में, इस सिस्टम को अब वक्त आ गया है कि अब अवेयरनेस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो अच्छा है, महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं जॉब कर रही हैं, लेकिन साथ में उनको अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देनी चाहिए जो हमारे देश को सूट करती है। आज इतने रेप हो रहे हैं, जिस तरह के मोलेस्टेशन के केसेस हो रहे हैं, डॉरी केसेस हो रहे हैं, सारे दिन सुनने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते में 3 केस हो गए जी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सरकारें भी सेंसिटिव नहीं है, पुलिस भी सेंसिटिव नहीं है। अगर सरकार सेंसिटिव हो, वो चाहे कहीं का भी केस हो, अगर वहाँ की सरकार सेंसिटिव होगी तो कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि कोई जादू की छड़ी होगी कि एकदम 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन इन सब केसेस में कमी जरूर आएगी। तो उन कमी को लाने के लिए भी अच्छी एनजीओज के माध्यम से अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी स्कीम्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर भी सेकेंड टाइम आए हैं, और क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज इटसेल्फ ही एक वुमेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ महिलाएं लीड करती हैं, तो इसलिए महिला इस पूरे विश्व में एक ऐसा कार्य कर रही हैं, पूरे विश्व में शांति फैलाने का, एक ऐसे सोसाइटी बनाने का उनका ड्रीम है कि जो वैल्यू बेस्ड हो, तो ये कार्य आपको कैसा लगता है? देखिए, बहुत सराहनीय कार्य है। अभी पिछले दिनों मैं मनीला गई थी और वहाँ भी विमेन का एक वो फेडरेशन बना हुआ है वर्ल्ड पीस का, तो पूरे करीब 198 देशों के लोग आए थे। और मैंने देखा कि मुझे उस टाइम भी यहाँ की याद आई, ब्रह्म कुमारीज की, कि पीस के लिए कितना आदमी जूझ रहा है, और पीस अगर कोई कभी ला सकता है तो महिला ही लाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि महिलाओं में वो कैपेबिलिटी है, महिलाओं में वो महिला सक्षम है कि वो लाएगी। और जहाँ महिला की लीडरशिप रही है, वहाँ कभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जो गलत हो। इंदिरा जी को देखिए आप, उनकी लीडरशिप थी, मदर टेरेसा हैं। तो इस तरह से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों के उदाहरण आज अगर हम बच्चों को दें और सिखाएं, आज अगर आप आज़ादी की बात करें तो आज की पीढ़ी को फ्रीडम के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उनको आईटी नॉलेज होगी, ग्लोबलाइजेशन क्या है ये उनको पता होगा, और इतना आईटी हमारे देश में आ चुका है कि उसके माध्यम से, नेट के माध्यम से, गूगल ये वो, आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का रुझान अच्छी दिशा में डालना भी महिलाओं का काम है। बाकी आप देखिए कि मैक्सिमम जो हमारे प्रदेश हैं, जो नदर्न स्टेट्स हैं, उनमें ज़्यादातर महिलाओं की हालत ख़राब है जी। वो सुबह खेत में जाती हैं, काम करती हैं, शाम को आती हैं। कई बार ये होता है कि पति घर में दिन भर बैठ के बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता, और उस महिला की ही कमाई खाता है। बावजूद उसको उसकी पिटाई भी होती है, वो सहन कर लेती है। तो ये सब बातों के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है कि अब वो वक्त नहीं रहा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो उसकी गतिविधियाँ क्या है? जब महिला आयोग बना था तो खास तौर से इसलिए बनाया गया था कि एक तो अवेयरनेस बिल्डिंग हो, दूसरा पॉलिसी मेकिंग हो, और तीसरा जो कानून बनते हैं उनमें अमेंडमेंट्स के लिए महिला आयोग अपनी सिफारिशें भेजे। उसके बाद ये काम तो महिला आयोग में आज भी हो ही रहा है, लेकिन साथ में महिला आयोग में जो संगीन केसेस होते हैं उस पर कॉग्निजेंस भी लिया जाता है, उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी जाती है, और उस हिसाब से इंक्वायरी कमिटीज़ भी जाती हैं। दूसरा, जब से मैं महिला आयोग में आई, मैंने 4-5 काम ऐसे किए। एक तो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं रह के हिंदी में मटेरियल प्रिंट कराया, जहाँ जहाँ जो प्रदेश मांगता है, जैसे महाराष्ट्र है तो मैंने मराठी में वहाँ प्रिंट करा के भेजा, कर्नाटका में कन्नड़ में किया, तो ये पंजाब में पंजाबी में करके प्रिंट करा के दिया। दूसरी, हमने एक महिला अधिकार अभियान चलाया था, वो अभियान हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ, पंचायत में भी और शहरों में भी। दूसरा, हमने एक छोटी वॉलेट बुक निकाली है कि उस बुकलेट में सारी जानकारियां हैं जो कॉलेज गर्ल्स अपने पर्स में इजीली उसको रख सकती हैं, कि किस वक्त उसके साथ अगर कुछ होता है, कोई घटना घटित होती है, तो कैसे वो अपने आप को सिक्योर कर सके। पुलिस के नंबर्स देते हैं, हेल्पलाइन के नंबर्स देते हैं। दूसरा, अभी हमने पुलिस सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया जी। तो अब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हम सब जगह वो करेंगे पूरे देश में। तीसरा, हमने सीआरपीएफ के साथ किया। रेलवे में चूंकि 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं
और 2 करोड़ यात्री रोज सफर करता है रेलों में, और जिस तरह की महिलाओं के साथ रेलों में हरकतें हो जाती हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, तो उसके लिए भी जो कर्मचारी हैं, जो बेड रोल लगाता है, जो फूड सप्लायर है, जो अटेंडेंट है, उनके भी एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। दूसरा, हमने वृंदावन विडोज के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हुडको के साथ हमने MOU साइन किया है और वहाँ पे शेल्टर्स बनेंगे। साथ में हमने हुडको से रिक्वेस्ट करके और पूरे ही देश में जो रेप विक्टिम्स हैं या जो 498 ए में निकाली हुई महिलाएं हैं, उन सबको शेल्टर्स मिले, तो हम जगह चिन्हित कर रहे हैं और वहाँ हम उनको हुडको के माध्यम से शेल्टर बना के देंगे। तो ये जो 3-4 काम हैं, ये बहुत बड़े काम हुए हैं इस बार। तो मैं सोचती हूँ कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो अभी मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक जो है और स्पेशली जो वुमेन है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उनके लिए जो कानून बने हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं। और एक बात और उनको संदेश दूंगी कि लर्निंग प्रोसेस चिता तक साथ जाता है। सीखने का जो एक प्रोसीजर है वो चिता तक साथ जाता है। अगर वो 50 वर्ष की भी है और पढ़ना चाहती है, पढ़ के और कुछ सीखना चाहती है, तो उसको उसमें शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो शांति के लिए भी अपना योगदान दें, बच्चों को पढ़ाने में भी अपना योगदान दें और अपने बच्चों में संस्कार, परंपराएं, संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बताएं, ताकि जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ, इन घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आए। ममता जी, आप यहाँ स्टूडियो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारी बातें शेयर की, अपने अनुभव शेयर किए और बहुत मूल्यवान जानकारी भी हमको दी, तो आपका स्पेशल धन्यवाद है। तो दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे बीच में मौजूद थी हमारी बहुत ही खास मेहमान श्रीमती ममता शर्मा जी, और अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।